हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपका रिसेंटली जो गेटको विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट का एग्जामिनेशन हुआ था 22 सितंबर 2024 को, उसका हम लोग कंप्लीट टियर 2 का एनालिसिस करने वाले और जो पेपर सॉल्यूशन है वो हम लोग देखने वाले। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे गाइस टेक्निकल के, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले और जानने वाले किस तरीके से आपके टियर 2 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सेशन आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है गाइस, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर टेक्निकल के जो टॉपिक्स है वो आपको पूछे जाते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट हम लोग आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। और एक चीज मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जो अभी हमने रिसेंटली गेटको विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर और प्लांट अटेंडेंट का कोर्स लॉन्च किया था गाइस, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। आई सो थैंक यू फॉर आई सो अप्रिशिएट दैट गाइस। एंड वन मोर थिंग, जितना हमने उसके अंदर पढ़ाया था गाइस, सेम आपको एज इट इज गेटको विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट के एग्जामिनेशन में, जो आपका कल एग्जामिनेशन हुआ टियर 2 का, उसमें आपको एज इट इज देखने को मिला। काफी सारे क्वेश्चन जो है गाइस एज इट इज रिफ्लेक्ट हुए एंड काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें से भी आपको क्वेश्चन बन के एज इट इज पूछे गए। तो अभी हम लोग जानने वाले कि किस तरीके से जो है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बने रहेगा एंड तक। सबसे पहले हम लोग सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। अगर अपने गेटको विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट का 2023 का पेपर अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको जाके आप देख सकते हो। ये भी काफी यूजफुल सेशन है गाइस। ओके, सो सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, काफी सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास में, द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ थायरिस्टर इज, ठीक है। थायरिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है गाइस, ठीक है। एक थायरिस्टर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर इसको कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो कितने पीएन जंक्शन एक थायरिस्टर में होते हैं? अब देखिए पीएन जंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल जो पी और एन जंक्शन डायोड रहता है हमारे पास में, ठीक है, वहाँ पे कितने जंक्शन रहते हैं? वहाँ पे हमारे पास में रहता है एक जंक्शन यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग थायरिस्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 3 पीएन जंक्शन रहते हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, देयर आर 3 पीएन जंक्शन। ओके, तो ये होता है हमारा कुछ थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन फिगर। और अगर हम लोग बात करते हैं उसके अंदर टर्मिनल्स कौन से रहते हैं? एनोड, गेट एंड कैथोड। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अ पल्स ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन अ ड्राइवर सर्किट टू डैश। एक पल्स ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है एक ड्राइवर सर्किट में, सो दैट हम लोग जो है एक आइसोलेशन प्रोवाइड कर सके। देखिए आप यहाँ पे सर्किट में देख सकते हो, ये एक पल्स डायग्राम का पल्स ट्रांसफार्मर का एक सर्किटरी है बनाया और एक यहाँ पे इसका सिस्टमैटिक सर्किटरी यहाँ पे बनाया गया है, राइट। तो ये जो पल्स ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसका ओरिजिनल इमेज जो आप इस तरीके से देख सकते हो, इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग आइसोलेशन, ठीक है। जो ट्रांसफर होते हैं पल्सेस फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ठीक है, और उसके कारण आइसोलेशन मेंटेन कराने के लिए लो पावर और हाई पावर सर्किट का हमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की, या फिर हम लोग उसको कहते हैं पल्स ट्रांसफार्मर की जरूरत रहती है। क्लियर है? तो ये जो हम लोग आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं, इट इज फ्रॉम द पल्स ट्रांसफार्मर इटसेल्फ। अब आपको एक मन में कंफ्यूजन आया होगा कि सर ये पल्स ट्रांसफार्मर है या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, या फिर हम लोग कहेंगे कि कन्वेंशनल पावर ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस रहता है। तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे मैं टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिएगा क्या बताया गया, जैसे अगर हम लोग पर्पस, फ्रीक्वेंसी, पल्स शेप, आइसोलेशन, एनर्जी ट्रांसफर, को मटेरियल, लीकेज इंडक्टेंस के पैरामीटर पे अगर हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, इसके अगर हम लोग विभाजन करते हैं या फिर हम लोग कहेंगे इसको डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे एक तरफ है हमारे पास में पल्स ट्रांसफार्मर और एक तरफ है हमारे पास में कन्वेंशनल पावर ट्रांसफार्मर। तो जो पल्स ट्रांसफार्मर रहता है, ये डिजाइन किया जाता है टू ट्रांसमिट द हाई वोल्टेज शॉर्ट ड्यूरेशन इलेक्ट्रिकल पल्सेस। हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास जो कन्वेंशनल पावर ट्रांसफार्मर रहता है, ये हम लोग स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन एसी वोल्टेज लेवल को करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, किलो हर्ट्ज टू मेगाहर्ट्ज के बीच में रहता है। अगर हमारा जो कन्वेंशनल पावर ट्रांसफार्मर रहता है, ये हमारा 50 या फिर 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट करते हैं। जनरली इंडिया के अंदर हम लोग 50 हर्ट्ज के अंदर ऑपरेट करते हैं। क्लियर है? देन देयर इज अ पल्स शेप, इसमें रेक्टेंगुलर पल्सेस रहते हैं विद अ फास्ट राइज एंड फॉल टाइम्स। यहाँ पे हम लोग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म यूज करते हैं कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में। आइसोलेशन जो रहता है, यहाँ पे पल्स ट्रांसफार्मर आइसोलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है हमारा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू पावर ट्रांसफर होता है। यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मिलता है हमारा बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर विद अ वाइड पल्स विड्थ एंड शॉर्ट राइज टाइम, ये हम लोग सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पे भी हमारा एफिशिएंट ट्रांसफर होता है विद अ कंटिन्यूअस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। कोर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग हाई परमेबिलिटी फेराइट या फिर अदर मटेरियल्स का यहाँ पे कोर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेराइट मटेरियल, हाई परमेबिलिटी फेराइट मटेरियल का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे भी हाई परमेबिलिटी लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस ही आपको इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम अप करके देते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो लीकेज इंडक्टेंस रहता है, ठीक है, हाई लीकेज इंडक्टेंस टू मिनिमाइज द पल्स डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे जो लीकेज इंडक्टेंस रहता है काफ़ी हाई रहता है टू मिनिमाइज द
पल्स डिस्टॉर्शन एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल पावर ट्रांसफार्मर जहाँ पे लो लीकेज इंडक्टेंस रहता है टू मिनिमाइज द कोर लॉसेस। तो ये बेसिक जब आपको डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए बिटवीन द पल्स ट्रांसफार्मर एंड द कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है गाइस, ठीक है। ये जब हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन वगैरह जो करते हैं उसके अंदर ये पल्स ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, पल्स ट्रांसफार्मर इज यूज टू ड्राइव इन अ ड्राइवर सर्किट टू प्रोवाइड अ आइसोलेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कर गए। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, देखिएगा। अ फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस अ इंडक्टिव लोड विल प्रोवाइड डैश। ठीक है, एक फ्री व्हीलिंग डायोड जो रहता है, ठीक है, इंडक्टिव लोड के थ्रू वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें इंप्रूव्ड पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। एक फ्री व्हीलिंग डायोड जो है हम लोग इंडक्टिव लोड के अक्रॉस प्लेस करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट जो है हमारा, ठीक है, वो लैग करता है बाय 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो लैगिंग और लीडिंग का फिनोमिना आता है हमारे पास में कैपेसिटी और इंडक्टिव सर्किट्स में, ठीक है, उस केस में अगर हमारा जो इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है, तो उस केस में जो है करंट का जो लीडिंग कॉम्पेंसेशन हमें प्रोवाइड करने के लिए, इसका मतलब क्या है, जो फेज डिफरेंस को अगर हम लोग सम अप करना चाहे या फिर उसको अगर हम लोग कंसिडरेशन में लेना चाहे तो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है प्लेस किया जाता है अक्रॉस द इंडक्टिव लोड टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर व्हाइल द लोड वोल्टेज ड्रॉप्स टू द जीरो। जो एडवांटेज रहता है हमारा कि इससे क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो जाता है, लोड करंट वेवफॉर्म हमारी इंप्रूव हो जाती है और हमारा लोड परफॉर्मेंस से काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड यूज होता है अक्रॉस द इंडक्टिव लोड, इट विल प्रोवाइड द इंप्रूव्ड पावर फैक्टर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें चॉपर का फंक्शन पूछा गया था जो काफ़ी आसान सा सवाल था। ये एक फिक्स्ड डीसी सप्लाई टू वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। फिक्स्ड इनपुट डीसी टू वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। So the next question is, in a three-phase half-wave diode rectifier, a DC output voltage is 230 volt. The peak inverse voltage across each diode is dash. ठीक है, हमें एक थ्री-फेज हाफ-वेव डायोड रेक्टिफायर में DC आउटपुट वोल्टेज बताया गया है जो कि हमारा 230 वोल्ट, और पूछा गया है पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड। देखिए जो आउटपुट वोल्टेज रहता है अक्रॉस अ थ्री-फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो हमारा किस तरीके से रहता है, V0 इज इक्वल्स टू 3√3 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू VMP। क्लियर है? यहाँ पे जो हमारे पास में पीक इनवर्स वोल्टेज रहता है अक्रॉस ईच डायोड तो उसको हम लोग कहते हैं VMI। क्लियर है? जहाँ पे VMI रहता है हमारा, इट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VMP। ओके, ये दो टर्मिनोलॉजीज और दो फॉर्मूलाज आपको पता होना जरूरी है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको मैं बता दूँ। ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है थ्री फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर में, तो वो आ रहा है हमारा V0 इज इक्वल टू 3√3 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू VMP, एंड जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, अक्रॉस ईच डायोड वो है हमारा √3 टाइम्स ऑफ VMP। तो हम लोग दोनों इसके सब्स्टिट्यूट कर लेते गाइस। यहाँ पे अगर हम लोग VMP की बात करते तो इट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, VMI डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, लाइक VMP की V0 कितना है हमारे पास में 230 वोल्ट है, करेक्ट है। 230 विल बी इक्वल्स टू 3√3 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू VMP। तो VMP की जगह अगर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, VMI डिवाइड बाय √3, VMI डिवाइड बाय √3। ठीक है, इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये पूरी जो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, ये जो पूरे टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक के, ओके, ये सारे के सारे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट अप करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते थे, VMI विल बी इक्वल्स टू 230 इंटू √3 और यहाँ पे इसका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई डिवाइड बाय 3√3। क्लियर है? इसका हमारा फाइनल सोल्यूशन निकल के आता है 481.7 वोल्ट। ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल था लेकिन कैलकुलेटिव। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन। ठीक है, जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की एक जगह से दूसरी जगह फ्यूल लेके जाने की जो कॉस्ट है, इनमें से कौन से पावर प्लांट में कम रहती है, तो वो काफ़ी सिंपल है, हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि जो लागत मूल्य रहता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ये हमारी ज़्यादा रहती है। अगर हम लोग फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देखें तो ये मिनिमम से लेके ना के बराबर रहती है फॉर इन टर्म्स ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज द इकोनोमाइजर आर यूज टू हीट। ठीक है, इकोनोमाइजर जो है किसके लिए यूज होते हैं,
इट इज़ यूज टू हीट द फीड वाटर। इकोनोमाइजर कहाँ पे रहता है, यहाँ पे आप देखिएगा, जो भी हमारा बॉयलर के बाद जो हमारे फ्लू गैसेस रहती है उसको, इसके अंदर जो हीट एनर्जी रहती है उसको हम लोग रीयूज़ करने के लिए देखते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो हमारा हीट कंटेंट होता है, ठीक है, हीट कंटेंट होता है इस फ्लू गैसेस में, हम लोग उसको रीयूटिलाइज कर सके और हमारी इफिशियंसी जो है हम लोग बढ़ा सके। तो उस केस में अगर हम लोग बात करते हैं फ्लू गैसेस की, तो जो सुपर हीटर के थ्रू फ्लो होता है एंड देन इकोनोमाइजर के। अब देखिए इकोनोमाइजर के थ्रू क्या पास ऑन हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा फ्रेश वाटर होता है, जो फीड वाटर पंप रहता है, ठीक है, जो बॉयलर के लिए पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, वाटर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, वो इकोनोमाइजर के थ्रू जाती है। अगर हम लोग फीड वाटर को हीटअप कर दे तो थोड़ा सा एफिशिएंसी, हमें थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हीट करने के लिए जो इकोनोमाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइस है, अगर हम लोग देखा जाएंगे कंसिडर करेंगे थर्मल पावर प्लांट की तो। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो फीड वाटर होता है वो हमारा हीटअप होता है इकोनोमाइजर में, ठीक है। एयर फिल्टर में क्या होता है, जो हमारी हॉट एयर, जो हमारी एयर फीडअप हो रही है बॉयलर को, तो वो हीटअप हो जाती है। किसके द्वारा हीट होती है, जो फ्लू गैसेस की हीट है, जो रिमेनिंग फ्लू गैसेस है उसका हीट का इस्तेमाल करके फीड वाटर को हीटअप करने का काम इकोनोमाइजर करता है। काफ़ी सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर गिव्स, ठीक है, वो हम लोग कहेंगे एवरेज लोड। एवरेज लोड का जो फॉर्मूला होता है वही आपको पता होना चाहिए गाइस, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय द टोटल आवर, ठीक है। जो हमारा डेली लोड कर्व रहता है वो डिफाइन करते हैं हमारे, ठीक है, एनर्जी यूजेस पैटर्न को। क्लियर है, ये 24 आवर्स का रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा लोड रहता है। क्लियर है, ये किसके बीच में ग्राफ रहता है, जो हमारा लोड कंजम्पशन रहता है वर्सेस हमारा टाइम, ठीक है। टाइम कितना रहता है 24 आवर्स एक दिन में। तो एवरेज लोड क्या है, ये हमारा एरिया अंडर लोड डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा, ये हमने कोर्स के अंदर पढ़ा के रखे थे। जो गेटको वीएस प्लांट अटेंडेंट का एग्जामिनेशन के लिए कोर्स डेडिकेटेड लॉन्च किया था हमने, डेडिकेटली जो लॉन्च किया था, उसके ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन ये सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे भी ये जो इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम रहते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर जो रहता है पूरे सिस्टम का, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशियो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि क्या रहता है, इट इज अ रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर सिस्टम, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड है तो हमारे जो ऊपर का न्यूमरेटर टर्म है ये काफ़ी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर टर्म। तो जो इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, देन व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर हमारा कंडक्टर का जो है लेंथ जो है डबल हो जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हाफ किया जाता है, तो हमारा जो वैल्यू रहेगा नेक्स्ट न्यू रेजिस्टेंस का वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक टेबल प्रोवाइड करके रखा था इस कोर्स के अंदर, सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन पूछा गया। अगर लेंथ डबल हो जाती है और एरिया हाफ हो जाता है तो रेजिस्टेंस से 4 गुना बढ़ जाता है। तो हमारा न्यू फॉर्मूला निकल के आएगा R इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स रो एल बाय ए। वैसे स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, R विल बी इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे एरिया से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बट लेकिन वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ अगर आप आरआरबी जेईई की तैयारी करते हो तो वहाँ पे आपके लिए हमने CBT1 और CBT2 का कंप्लीट नॉन टेक्निकल कोर्स, दैट मीन्स CBT2 के अंदर भी जो आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका भी नॉन टेक्निकल एंड CBT1 का भी नॉन टेक्निकल हमने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करके रखा है। इसके लिए कूपन कोड आपको ध्यान में रखना होगा आरआरबी जेईई। अभी हमने 80% कूपन कोड इस मंथ तक इसको अलाउ करके रखा है। आपको इसको ज्वाइन करने के लिए कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसके अंदर आपके 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है, ये आपकी CBT1 और CBT2 के लिए सर्व करेगा। एंड साथ ही साथ अगर आपकी CBT2 की तैयारी करना चाहते हो उसके बाद में, बट ऑब्वियस सी बात है आपको CBT2 को ही क्लियर करना रहेगा सो दैट आप सिलेक्शन ले सको। इसके लिए हमारा कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ कोर्स आरआरबी जेईई का अवेलेबल है। अगेन इसके लिए भी कूपन कोड आपको लगाना होगा आरआरबी जेईई। आपको हमारे दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा सो दैट आप CBT1 और CBT2 की डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग से सेशन हमने प्रोवाइड करके रखे गए, जिन लोगों ने ज्वाइन करके रखा है उन लोगों को सभी को पता है। एंड काफ़ी सारा रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिल रहा है एज अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जैसे अभी गेटको के एग्जामिनेशन में हुआ, जेईई में हुआ, प्लांट अटेंडेंट के कल के एग्जामिनेशन में हुआ, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करके आपका मैक्सिमम कूपन का बेनिफिट लीजिएगा आरआरबी जेईई, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अगर एक चीज़ बताना चाहते हो, कोई क्वेरी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो गाइस, ओके।
चलिए बढ़ते भी हमारे क्वेश्चन का, और क्वेश्चन है हमारे पास में डीसी सर्किट के अंदर हमारा कंडीशन क्या रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। तो काफ़ी सिंपल है, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है उस केस में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो करंट रहेगा, ठीक है, वो कितना परसेंट रहेगा मैक्सिमम पावर में, कमेंट करना होगा। और जब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है पी मैक्स का, जो फॉर्मूला आता है वो रहेगा हमारा VA² डिवाइड बाय 4RL। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है पावर का। ठीक है, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है इस केस में ये रहेगा VA² डिवाइड बाय 4RL। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बार बार। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इफ द 220 वोल्ट हीटर इज यूज्ड ऑन अ 110 वोल्ट सप्लाई, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट विल बी डैश एज मच। ठीक है, अगर 220 वोल्ट का हीटर है, हमने 110 वोल्ट पे सप्लाई पे लगाया, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो 1/4 हो जाएगी। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक तो हम लोग इसको लिखते हैं I²R, या फिर हम लोग लिखते हैं P = V² डिवाइड बाय R। ये दो टर्म्स हो गए आपकी। इसका मतलब कि क्या हो गया हमारा, इस टर्म से अगर हम लोग बात करें तो P जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे वोल्टेज स्क्वायर ऑफ वोल्टेज से। क्लियर है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा V जो है वोल्टेज है, R जो है हमारा रेजिस्टेंस होता है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला वोल्टेज है V1 वो है हमारा 220 वोल्ट, दूसरा वोल्टेज है वो है हमारे पास में 110 वोल्ट। ओके, तो अगर हम लोग इस रेशियो में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, P2 डिवाइड बाय P1 की बात करते हैं, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा 110² डिवाइड बाय 220²। ओके, तो ये जो है हमारा 1/4 आ जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ P1। ओके, क्लियर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये तो काफ़ी सिंपल सा गाइस, आप बिना पेन पेपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दो कैपेसिटर पूछे गए 50 माइक्रोफैरेड के, सीरीज में कनेक्टेड किए गए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, डिवाइड बाय 2 25 माइक्रोफैरेड। किस तरीके से हमने डिवाइड बाय 2 कहा, मैंने आपको कोर्स के अंदर रेगुलर सेशन के अंदर यूट्यूब पर भी मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि जिस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है, ये मान लो R1 है और ये हमारा R2 है, इसका एडिशन हो जाता है R1 प्लस R2। ठीक है, ओके, RT विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और ये अगर मान लो पैरेलल में आते हैं, ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट निकल जाता है। सेम इसका जस्ट अपोजिट जो है, ठीक है, वो हमारे कैपेसिटर के केस में होता है। मतलब कि क्या होता है, अगर कैपेसिटेंस हमारे, ठीक है, पैरेलल में है दो, ठीक है, तो उसकी एडिशन होगी डायरेक्टली, और अगर वो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट निकलेगा। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो कि दोनों भी 50 माइक्रोफैरेड के, तो हमने क्या किया 50 × 50 डिवाइड बाय 50 + 50 विल बी इक्वल्स टू 100, तो इसका आ जाएगा 25 माइक्रोफैरेड। अब हमने डायरेक्टली 2 डिवाइड बाय 2 इसलिए किया, मैं इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे 5 कैपेसिटर रहते, ठीक है, लेकिन हर एक 5 के कैपेसिटर्स की भी जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल रहती है, तो उस केस में क्या होता था, हम लोग डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 5 करते थे। ये सेम आपका कॉन्सेप्ट हमारे पैरेलल रेजिस्टेंस, जब हमारे सारे रेजिस्टेंस इक्वल रहते हैं उस केस में भी अप्लाई होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप हम समझ सकते हो। अगर आपके पास ये 50 का रहता और हमारे पास 40 का रहता, तो हमने क्या रहता 40 × 50 डिवाइड बाय 40 + 50। लेकिन दोनों सेम है, पैरेलल सीरीज में जुड़े गए, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। दो कैपेसिटेंस इसलिए इक्वल है, इसलिए हमने इसका ये कॉन्सेप्ट लगाया गया, हर जगह अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है हमारा XL, वो रहता है हमारे पास 2πfL। क्लियर है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है 1/2πfC। ये हमारा ओम्स में हम लोग मेजर करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात की गई, ना कि इंडक्टेंस की। अगर आपने हेनरी मार्क किया होगा तो गलत आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेनेवर। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है एक कंडक्टर के अंदर जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। सिंपल सा आंसर था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अ ट्रिकल चार्जिंग ऑफ अ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू। ठीक है, जो ट्रिकल चार्जिंग रहता है वो हम लोग बैटरी में यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग उसको फ्रेश और फुल्ली चार्ज कंडीशन में यूज़ करते हैं। ये एक ट्रिकल चार्जिंग मेथड जो है एक स्लो कंटिन्यूस एंड स्लो चार्ज मेथड है टू सप्लाई, जो हम लोग सप्लाई करते हैं स्टोरेज बैटरी को टू कीप इट इन अ फुल्ली चार्ज स्टेट। ठीक है, ये यूज़ की जाती है फॉर अ लीड एसिड बैटरी। ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंट यूज़ में नहीं रहती फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ये आपको कंसिडरेशन पता होना चाहिए कि ट्रिकल चार्जिंग मेथड जो है हम लोग बैटरी को फ्रेश और फुल्ली चार्ज रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस करंट का क्वेश्चन। मैंने कोर्स के स्टार्टिंग में ही सेशन में बताया था कि अगर आपको कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू पूछी गई, बताई गई है, ठीक है, इक्वेशन बताया गया, तो उससे हम लोग RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो वो होता है हमारा I
आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, ये होती है हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होती है हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ। तो ये हमें पूछा गया कि नहीं। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं 14.4 क्या आ जाएगा हमारे पास आई एम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है 14.14 है। इससे हमें क्या पूछा गया है, आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का टर्मिनोलॉजी क्या रहते हैं, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई एम बाय रूट 2, आई एम बाई रूट 3। मैं थोड़ा सा फास्ट समझा रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये पेपर के जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल से पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक एक आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट करता है गाइस, इसी तरीके से सेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको नेक्स्ट कोई सेशन की डिमांड होगी तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, हमें आर एम एस वैल्यू पूछी गई, तो आई एम का वैल्यू है हमारा 14.14 डिवाइड बाय, अगर हम लोग रूट 2 कर दे तो सिंपल है, इसका 10 वैल्यू आ जाता है। ठीक है, फिर रूट 2 का भी वैल्यू अगेन वन एंड द सेम थिंग होता है, इक्वेरेट कट हो जाता है। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो पावर फैक्टर रहता है एसी आरएलसी सीरीज सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन पे, वो क्या रहेगा, वो यूनिटी रहेगा, क्योंकि हमारे पास में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो नलीफाई करता है एक दूसरे को। ओके, और सर्किट बिहेव करता है एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का जो हमारा कॉस फाई, जिसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, वो होता है यूनिटी। क्लियर है, तो हमारा चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो सीरीज हो, उसका पावर फैक्टर रहेगा यूनिटी। सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास में मिनिमम नंबर ऑफ वाटमीटर रिक्वायर्ड रहेंगे 3 फेज 3 वायर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पावर मेजरमेंट के लिए। अब देखिए 3 फेज 3 वायर बैलेंस या फिर अनबैलेंस पावर अगर हमें मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल प्रेजेंट है क्या, नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रल प्रेजेंट नहीं, तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ वाटमीटर की रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी n-1। अगर न्यूट्रल रहता तो हमारा रहता n। ये कौन सा थ्योरम बताता है, ये हमें बताता है ब्लॉन्डेल्स थ्योरम का। ब्लॉन्डेल्स थ्योरम हमें बताता है। ठीक है, नंबर ऑफ वाटमीटर रिक्वायर्ड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ अ 3 फेज पावर। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 हमारा 3 वायर है तो हमारे पास में 2 वाटमीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल का मेंशनिंग नहीं किया गया, बट ऑब्वियस है इनफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा एक लो रेजिस्टिविटी मटेरियल है। तो अगर हम मैग्नीन, गोल्ड, नाइक्रोम और निकल की बात करते हैं तो गोल्ड जो है हमारा सबसे लो रेजिस्टिविटी मटेरियल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉसफेट के अंदर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर जो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो आइसोलेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की लेयर रहती है। सेम अगेन हमने क्वेश्चन कोर्स के अंदर भी पढ़ाया था, एंड इट इज अगेन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एज वेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेफ्लॉन किसके लिए यूज होता है। टेफ्लॉन एज अ कोटिंग मटेरियल करके भी यूज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, ये जो वाटर पाइप और इलेक्ट्रिकल केबल के इंसुलेशन रहते हैं, ब्लैंकेट्स रहते हैं, नॉन स्टिकी क्लोथिंग, ठीक है, इसको बनाने के लिए यूज होता है। कहीं कि आपको एडेसिव मटेरियल भी आपको ऑप्शन में देख सकता है, बट इट इज जनरली यूज एज अ कोटिंग मटेरियल। क्लियर है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करें हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। इनमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो है हमारा सिलिकॉन। दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है हमारा, वो रहता है हमारा जर्मेनियम। क्लियर है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो है कट ऑफ वोल्टेज है सिलिकॉन और जर्मेनियम का कितना रहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मूव ऑन करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्रिक मटेरियल पॉजेस द मैक्सिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इनमें से कौन से मटेरियल की सबसे ज़्यादा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहती है। ठीक है, तो वो माइका की जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई रहती है इन बाकी के ऑप्शंस के कंसिडरेशन में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब देखिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है, ये रेशियो रहता है परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास में, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप मटेरियल आर। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप मटेरियल में वो क्या है, हमारे होल्स है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, इन अ डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, इट इज बाय द लोड करंट इन द आर्मेचर। ठीक है, अब मुझे बताओ डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या काम होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको क्यों ये कमेंट करने के लिए कहता हूँ, सो दैट आप इसमें पार्टिसिपेट कर सको और आपके जो थॉट्स है वो मुझे कन्वे हो सके। इसके कारण क्या होता है कि मैं भी आपको काफ़ी इंटरेक्टिव जो सेशंस रहते हैं उसमें ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज आपको एक्सप्लेन कर सको। क्लियर है, छोटे छोटे टास्क के जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, इससे आपका ही नॉलेज इसमें इंप्रूव होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि जो बैक ईएमएफ रहता है इन केस ऑफ अ डीसी मशीन, वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स रहता है आर्मेचर में, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। तो अगर हम लोग बैक ईएमएफ की बात करते हैं, ईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 PZN अपॉन
60A, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे फ्लक्स से, नंबर ऑफ पोल से, नंबर ऑफ कंडक्टर से और आरपीएम से, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्पीड है। एंड यहाँ पे जो है ईबी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से। तो यहाँ पे जो बताया गया इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन एन आर्मेचर। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, डीसी सीरीज मोटर ये किसके लिए यूज की जाती है? इट इज यूज फॉर द क्रेन्स एंड होल्स, ठीक है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई टॉर्क एट अ लो स्पीड एंड हाई स्पीड एट अ लो टॉर्क, इस तरीके से रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो स्पीड रहती है डीसी मोटर की, ठीक है, वो कंट्रोल की जा सकती है बाय वायरिंग इट्स डैश रेजिस्टेंस, आर्मेचर सर्किट, अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लक्स पर पोल, ठीक है। तो इन तीनों को वैरी करके हम लोग डीसी मोटर की स्पीड वैरी कर सकते हैं। तो छोटा सा एक मैं आपको टास्क दे रहा हूँ गाइस, फ्लक्स कंट्रोल मोड, ठीक है, एंड हमारा आर्मेचर कंट्रोल मोड जो रहता है वो किसके लिए यूज होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा टास्क देता, हालांकि उससे भी बेटर, कि जो हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड रहता है, ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल नहीं, फील्ड कंट्रोल मेथड रहती है, ठीक है, वो जो बेस स्पीड है इसके अभाव या फिर उसके बिलो स्पीड को वैरी करने के लिए यूज होती है क्या, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड द सेम कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ठीक है, ये जो स्पीड इसमें वैरी होती है ये बिलो रेटेड स्पीड होती है या फिर अबाउ द रेटेड स्पीड होती है। छोटा सा टास्क है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर? इनमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है ट्रांसफार्मर का? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द कोर, ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स है, लेकिन म्यूचुअल फ्लक्स ये सेटअप होते गए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग और ये हो गया हमारा कोर, ये एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ट्रांसफार्मर की, वो हमें क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है? द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर गिव्स द वैल्यू ऑफ अ कॉपर लॉसेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, सिंपल है। ओपन सर्किट टेस्ट जो रहती है हमारे पास में ट्रांसफार्मर की, वो हमें कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करती है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो ऑर्डिनरी एफिशिएंसी रहती है ट्रांसफार्मर की, वो मैक्सिमम रहती है अगर हमारा कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी ऐसी भी पूछी जाती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? तो उस केस में हमारा जो कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के इक्वल हो जाता है, उस केस में वी कैन से द ऑर्डिनरी जो एफिशिएंसी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। So the next question is the essential condition for a parallel operation of two single phase transformer is that they should have a, ठीक है, सबसे बेसिक essential condition रहती है दो पैरेलल ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए कि उसकी पोलैरिटी सेम हो, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द ट्रांसफार्मर रेटिंग इज गिवन बाय इट्स, ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर रेटिंग रहती है वो बताई जाती है उसके केवीए रेटिंग से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो स्लिप रहेगा इंडक्शन मोटर का स्टैंड स्टिल पे वो कितना रहेगा? बट ऑब्वियसली 1 रहेगा। क्यों आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर देखिए अगर हम लोग ब्रेकिंग रीजन की बात करते तो स्लिप है ग्रेटर देन 1 रहता है। मोटरिंग रीजन में हमारा स्लिप 1 से लेकर 0 तक के बीच में वैरी करता है, एंड जनरेटिंग रीजन में जो है स्लिप या नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, स्लिप इज लेस देन 0। ये क्यों कहता हूँ? सिंक्रोनस स्पीड क्या रहती है? 120 इंटू F/P, ठीक है, जो सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो एनआर का वैल्यू है, जो रोटर स्पीड है वो हमारा 0 रहेगा। उस केस में हमारा जो एनआर है सिंपल 0 रहेगा, तो एनएस इनएस ये इक्वल ही हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। सिंपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे आपको स्लिप ब्रेकिंग रीजन एंड जनरेटिंग रीजन में भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखने रहेंगी। वन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर किससे बताई जाती है? 120 इंटू F/P, जहाँ पे F रहते हैं फ्रीक्वेंसी और P रहते हैं नंबर ऑफ पोल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर फैक्टर ऑफ अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज डैश, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर रहता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वो लो रहता है एट अ लाइट लोड ओनली। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड जो हमारा पावर फैक्टर रहता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वो जनरली 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में वैरी करता है, ओके। जो लाइट लोड की, अब देखिए एक चीज़ आपको डाउट आ रहा होगा कि सर पावर फैक्टर जो रहता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वो लो क्यों रहता है लाइट लोड पे? क्योंकि जो लाइट लोड पे हमारा करंट ड्रॉ रहता है, ठीक है, वो मैग्नेटाइजिंग करंट रहता है ड्यू टू द एयर गैप, और उसके कारण जो पावर फैक्टर नियरली 0.2 से लेके 0.3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसको लो पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है, वो लाइट लोड पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज यूनिवर्सल मोटर इज वन विच, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो हम लोग AC एंड DC सप्लाई दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल DC मोटर या फिर हम लोग जिसको हम लोग यूनिवर्सल AC मोटर भी कहते हैं, ये हमारे जो मिक्सर ग्राइंडर्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे टॉर्क और स्पीड की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा रहती है।
मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगेन ये क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है गाइस, मैं आपको ये इसको मार्कअप करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो पावर फैक्टर पूछा गया है अल्टरनेटर का इज डिटरमाइंड बाय। अब देखिए जो पावर फैक्टर रहता है अल्टरनेटर का, वो डिटरमाइन किया जाता है उसके लोड पे, ठीक है। अब ये आपको आंसर, हमने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया, लेकिन आप इसको कहोगे सर एक्साइटेशन भी तो होता है। एक्साइटेशन तब होता है जब यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाती है व्हेन, अगर हमारे जो इन्फाइनाइट बस है, ठीक है, इन केस ऑफ एन इन्फाइनाइट बस, जो पावर फैक्टर रहेगा हमारा अल्टरनेटर का वो डिपेंड करेगा एक्साइटेशन ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक्साइटेशन ऑफ, यहाँ पे इन्फाइनाइट बस का ऐसा कोई टर्मिनोलॉजीज मेंशन नहीं है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये लोड पे डिपेंडेंट रहता है करके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है मेजर किया जाता है बाय यूजिंग अ मेगर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मेगर के अंदर जो हमारा जो पावर सप्लाई जनरेट होता है, ठीक है, उसको कितने आरपीएम पे रोटेट करते हैं, फिर कितने वोल्ट्स का जनरेशन होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो रेंज रहती है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेजर्ड बाय। तो जो स्पीड रहती है इंडक्शन मोटर की वो मेजर की जाती है बाय यूजिंग अ टैकोमीटर। ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। जो शाफ्ट रहता है यहाँ पे हम लोग इसको टच करके रखते गए, ठीक है, और यहाँ पे आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम या फिर आरपीएस में भी आपको इसका वैल्यू पता चल सकता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड्स के अंदर भी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वायर वाउंड रेजिस्टेंस रहते हैं वो अनसूटेबल रहते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। अब देखिए वायर वाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इस तरीके से वायर वाउंड रेजिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये इंडक्टेंस का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हालांकि इट इज़ अ रेजिस्टिव मटेरियल, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है ये कॉइल्स की तरह फॉर्म होने के कारण, ठीक है, ये एग्जिबिट करते हैं अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट। इसलिए हम लोग इसको हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं करते, या फिर हम लोग ये अनसूटेबल है हम लोग कहना चाहेंगे, ठीक है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वायर वाउंड रेजिस्टेंस का। क्लियर है। और ये जो हमारा पोस्ट था गाइस हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, ज़रूर अगर आपने इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ कर रहे होगे तो आई वोंट रिकमेंड कि आप उसके लिए डाउनलोड करके यूज़ करना शुरू करो। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी पेज को भी ज़रूर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारा इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। तीन तरीके के मेजर इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। एक तो रहता है इंडिकेटिंग, जिसके अंदर रहता है हमारा अमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, वैट मीटर, स्पीडोमीटर हो गया। रिकॉर्डिंग में मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जहाँ पे करंट वोल्टेज के एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ के लिए रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, या फिर अगर हम लोग करेंगे, या फिर अगर हम लोग कहेंगे कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप की बात करें तो एम्पियर और मीटर, ठीक है, एएच मीटर हो गया, ठीक है, या फिर एनर्जी मीटर हो गया, ठीक है, या फिर अगर हम लोग कहेंगे किलोवाट एम्पियर और मीटर हो गया, ये सारे इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई ग्राफ पे हमारा वोल्टेज और इंस्टेंटेनियसली अगर हमारा करंट है वो क्या हो रहा है वो रिकॉर्ड करने का काम होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग, बट आपको समझना चाहिए कि जो इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर रहते हैं या फिर जो एनर्जी मीटर्स रहते हैं, इट कम्स अंडर द इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा मीटर जो एसी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकता है, तो वो है हमारा पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। ये हमारा एसी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकता, इट इज यूज फॉर ओनली डीसी इटसेल्फ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है गाइस एज इट इज रिफ्लेक्ट हुआ है जो हम लोग बेसिक से। सबसे पहले देखिए कोर्स के अंदर जो भी स्टार्टिंग के सेशंस रहते हैं ना, उसके अंदर के जो अगर हम लोग 20-30% भी अगर हमने कवर अप कर दिया स्टार्टिंग है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। आई अप्रिशिएट दैट जिन्होंने भी ज्वाइन करके मुझे कल रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया कि काफ़ी उनको फायदेमंद रहा कोर्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ वेरी लो रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सा लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ब्रिज यूज होता है, तो वो है हमारा केल्विन्स ब्रिज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। केल्विन्स ब्रिज, अगर आप मुझे बताओ आप कि लो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, तो डिसिपेशन फैक्टर टैन डेल इज मेजर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज। जो डिसिपेशन फैक्टर रहता है टैन डेल, ये मेजर किया जाता है बाय यूजिंग शेयरिंग ब्रिज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क करूंगा। शेयरिंग ब्रिज जो है गाइस हमारा डिसिपेशन फैक्टर और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसका स्कीमेटिक भी मैंने, दैट मीन्स सर्किटरी में मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरर इंट्रोड्यूस बाय
एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरीज, ठीक है। तो जो एरर इंट्रोड्यूस होता है बाय इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, ठीक है, तो वो होता है हमारे सिस्टमेटिक एरर के अंदर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए 3 तरीके के एरर मेजरमेंट्स रहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स में जो एरर्स रहते हैं, एक तो रहता है ग्रॉस एरर, दूसरा रहता है मेजरमेंट एरर और तीसरा रहता है ब्लंडर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की, ठीक है, तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल एरर हो गया, ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया, ये सारे सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट का भी अगर एरर आता है तो वो भी हमारा इंक्लूड होता है ना सिस्टमेटिक एरर इटसेल्फ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक 0 to 250 वोल्ट मीटर है जिसका गारंटीड एक्यूरेसी 1% ऑफ इट्स फुल स्केल। तो जो वोल्टेज मेजर किया जा रहा है वोल्ट मीटर के द्वारा 100 वोल्ट का, तो लिमिटिंग एरर कितना रहेगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो जो गारंटीड एक्यूरेसी एरर है, ठीक है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर है वो किस तरीके से डिफाइंड होता है, इट इज इक्वल टू लिमिटिंग एरर डिवाइडेड बाय फुल स्केल वैल्यू इनटू 100। ओके, तो यहाँ पे फुल स्केल वैल्यू हमारे पास में 250 वोल्ट है और वोल्टेज जो हमें मेजर करना है हमारा 100 वोल्ट है। परसेंटेज का जो हमें जो एक्यूरेसी बताई गई है वो हमारे पास 1% की बताई गई है, ठीक है। तो हम लोग इस वैल्यू इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गारंटेड एक्यूरेसी 1%, तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 1% है, तो 1/100 करेंगे परसेंटेज को साइन निकाल के। इट विल बी इक्वल्स टू लिमिटिंग एरर हमें निकालना है, कैसे, लिमिटिंग एरर डिवाइडेड है फुल स्केल वैल्यू कितना है 250 वोल्ट है, ठीक है, इनटू हम लोग करेंगे 100। ओके, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग एरर का वैल्यू निकल के आता है, ओके, सिंपल है, आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो गाइस, विच विल बी इक्वल्स टू 0.025। अब ये 0.025 डेसिमल वैल्यूज में गिवन है, अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाए 2.5%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। देखिए बहुत बार क्या होता है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको परसेंटेज में वैल्यू पूछी है या फिर ऑप्शन में परसेंटेज में गिवन है या फिर डेसिमल्स में, तो ये बात आपको देख के ही ऑप्शन मार्क करना रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे के लिए रन होता है, तो ठीक है 100 वाट। एनर्जी क्या रहती है गाइस, वाट इनटू टाइम, ठीक है, सिंपल है। यूनिट किसको कहते हैं, अगर हमारा 1000 वाट जो है पर आवर एक आवर में कंज्यूम होता है, ठीक है। अगर हमारा 100 वाट का बल्ब है कितने घंटे चल रहा है, 10 आवर्स, ठीक है। तो कितना वाट कंजम्पशन होता है हमारा 1 किलोवाट आवर। इसको हम लोग कहेंगे कि 1 यूनिट कंज्यूम हो चुका है, तो 1 किलोवाट आवर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो गाइस बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, एन IGBT हैज अ 3 टर्मिनल्स कॉल्ड इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 3 टर्मिनल्स। हमारा रहता है कलेक्टर, इमिटर एंड गेट। सिंपल है, कलेक्टर, इमिटर एंड गेट, दीज आर द 3 टर्मिनल्स अवेलेबल इन IGBT। अब देखिए IGBT का सिंबल जस्ट लाइक हमारे पास में ट्रांजिस्टर ही है, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक प्लेट लगाई गई है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना रहेगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। सो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हैज अ 4 पोल एंड 1 0, द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ रूट लोकस इज डैश। तो एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में 4 पोल और 1 0 होता है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने रहेंगे रूट लोकस पे, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है गाइस, जरूर इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सर्च लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज पॉसिबल इफ कैपेसिटर इज डैश। अगर हमारा 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए चाहिए जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्मॉल रहते हैं, उस केस में अगर हमारे पास 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए होगा तो हम लोग उस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसा मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है गाइस, ठीक है, इसमें काफ़ी थिन ऑक्साइड के लेयर रहते हैं और एनलार्ज एनोड सरफेस रहता है, जिसके कारण जो है इसकी जो वॉल्यूम डेंसिटी है, ठीक है, अगर हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम जो रहता है हमारा, ठीक है, कैपेसिटेंस वोल्टेज का, वो हमारा ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। और ये एक पोलराइज कैपेसिटर रहता है, ठीक है, जिसके एनोड या फिर जिसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे मेटल की बनी रहती है। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, एन आइडियल करंट सोर्स इज दैट विच हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस डैश। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है हमारा इनफाइनाइट, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो है, ठीक है, वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आइडियल करंट सोर्स का जो है इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि जो उसका कंडक्टेंस है वो हमारा 0 रहेगा। ऐसे 2 कंडीशंस में आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगेन सेम क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने कवर कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास कि जब पीएन जंक्शन है फॉरवर्ड बायस रहता है, ठीक है, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहना मतलब क्या है, ये अगर हमारा डायोड होता है, ठीक है, तो इसका जो एनोड है वो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और जो कैथोड है निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, एनोड और कैथोड। ये एज अ क्लोज स्विच करके वर्क करेगा।
ठीक है। तो इस केस में अगर हमारा कोई भी क्लोज स्विच करके वर्क करता है, ठीक है, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है या फिर हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड पाथ रेजिस्टेंस रहता है वो काफ़ी लो रहता है। दैट मीन्स इट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस एंड अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट। अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो रिवर्स बायस है तो हाई रेजिस्टेंस एंड हमारा लो करंट हमारा वहाँ से फ्लो होगा, ना के बराबर, या फिर हम लोग उसको कहेंगे लीकेज करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डायोड का पोजिशनिंग देख सकते हो, ये इसका सिंबल होता है गाइस। और जहाँ पे इसका कैथोड रहता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल डायोड की बात करें, इस तरीके से सिल्वर का बैंड लगाया रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए मूव ऑन करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है फुल वेव रेक्टिफिकेशन की वो कितनी है, वो है हमारे पास 81.2%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। आपको मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, मूव ऑन करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जीना डायोड जो होता है गाइस, ठीक है, आप देख सकते हो जीनो डायोड। ठीक है, ये एक हमारा वोल्टेज रेगुलेटर करके यूज होता है जो कि रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। इस तरीके से भी इसका सिंबल रहता है, या फिर आप इस तरीके से भी आप सिंबल को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो जीनर ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट होता है जो कि अगेन ही एक रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर करके इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनली यूज किया गया जो ट्रांजिस्टर सर्किट अरेंजमेंट है वो कौन सा है, वो है हमारा कॉमन इमिटर। ये जनरली हमारे बेसिक एम्पलीफायर्स में रहता है, प्री एम्पलीफायर्स में वगैरह ये यूज होता है कॉमन इमिटर। कॉमन इमिटर की बात इसका मतलब क्या होता है गाइस, ठीक है, इसका जो इमिटर है, इमिटर टर्मिनल, ठीक है, ये हमारा कॉमन किया जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट फेज में हमारा इमिटर जो है कॉमन रहता है। 3 मेजर कनेक्शंस रहते हैं हमारे पास में, कॉमन कलेक्टर सीसी, कॉमन बेस सीबी एंड कॉमन इमिटर सीई कनेक्शंस। ठीक है, जिसके कारण हमारे पास में इसका जो करंट गेन है वो डिफाइन होता है। अगर हम लोग कॉमन बेस की बात करें तो अल्फा इसका करंट गेन रहता है जो रहता है आई सी अपॉन आई। ठीक है, और कॉमन इमिटर की बात करें तो यह रहता है हमारा आई सी अपॉन आई। ठीक है, आई बी, इट इज आई सी अपॉन आई बी। एंड अगर हम लोग कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं वो रहता है हमारा गैमा, वो क्या रहता है हमारा आई अपॉन आई बी, या फिर हम लोग कहेंगे, ठीक है, 1 प्लस बीटा डी सी। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में अ ट्रांजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन अ सी मोड। जब हमारा ट्रांजिस्टर एज अ सी मोड में वर्क करता है तब उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है और उसका इनपुट रेजिस्टेंस और उसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या रहता है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगेन ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ बहुत कॉमन और डोमिनेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो जरूर पार्टिसिपेट करके इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन एन एम्पलीफायर कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड टू। एम्पलीफायर में कपलिंग कैपेसिटर का काम होता है सो दैट जो डीसी मिक्सिंग है आउटपुट के साथ में वो अवॉइड कर सके। ठीक है, आप देख सकते हो कंप्लीट कपलिंग कैपेसिटर से, क्लियर है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द डीसी मिक्सिंग विद आउटपुट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट सिंक्स आर यूज्ड विथ अ पावर ट्रांजिस्टर टू डैश। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन मार्कअप हो सकते थे गाइस। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीट सिंक जो पावर ट्रांजिस्टर में यूज होता है इट इज़ फॉर इंक्रीजिंग द कलेक्टर डिसिपेशन रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये इसका थोड़ा सा एक अगर हम लोग एजेस को देंगे तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप मार्क कर सकते हो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑप्शन सी मार्क किया तो ज़रूर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ लाउड स्पीकर इज यूजुअली। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है लाउड स्पीकर का वो हमारा जनरली ओम्स के अंदर रहता है, फ्यू ओम्स के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा 2 ओम्स, 4 ओम, 8 ओम्स के लाउड स्पीकर्स रहते हैं। ठीक है, नॉट इन द 100 ओम और किलो ओम्स और मेगा ओम। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर बी जो है हमारा नंबर ऑफ ब्रांचेस है, एन जो है नंबर ऑफ नोड है एक कनेक्टेड ग्राफ में, तो जो नंबर ऑफ लिंक्स रहेंगी करस्पॉन्डिंग टू एनी ट्री ग्राफ वो रहेगी हमारी बी माइनस एन प्लस 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था और एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, जो अगर हम लोग नंबर ऑफ ट्विक्स की बात करें तो ये हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ लिंक्स की बात करेंगे तो बी माइनस टी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस एन प्लस 1। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अ कॉइल विद अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो इस केस में बहुत बार बच्चे इसको बाय 4 टाइम्स का आंसर कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, एल क्या होता है, इट इज म्यू एल, दैट मीन्स इंडक्टेंस विल बिकॉज टू म्यू एन स्क्वायर ए बाय
एल, ठीक है। मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे नंबर ऑफ टर्न से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे लेंथ से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो एल जो है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये भी हमारा बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे जो टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, ये हमारा L बाय आर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 4 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने के कारण, ठीक है, हमारे देखिए यहाँ पे क्या बताया, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल के तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी तो डबल होगा, ठीक है। इस केस में ये भी तो डबल होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे बटा वैसे एल स्क्वायर और यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी निकलता है, मतलब कि क्या है, जो नंबर ऑफ टर्न्स डबल होने के कारण L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर से, ठीक है, दैट मीन्स इट इज गेटिंग डबल। और जो टाइम कांस्टेंट है इंडक्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है, तो नया टाइम कांस्टेंट भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल गेट डबल्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बार इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं, बट अगेन इट इज अ वेरी कन्फ्यूजिंग एंड गूगली क्वेश्चन, इसको हम लोग कहते हैं बहुत बार, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, एक सर्टन करंट पे एनर्जी स्टोर्ड होती है आयरन कोर कॉइल में, वो है हमारा 1000 जूल एंड उसका कॉपर लॉसेज है 2000 वाट। तो जो टाइम कांस्टेंट है कॉइल का कितना रहेगा, ये हमें पूछा गया, ओके। जो टाइम कांस्टेंट रहता है ये रहता है हमारा L डिवाइड बाय आर, ओके। तो अगर हमारा जो एनर्जी स्टोर्ड होता है आयरन कोर कॉइल में, वो होता है हमारा हाफ LI स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1000 जूल्स, ठीक है। जो कॉपर लॉसेज रहते हैं I स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू 2000 वाट, ठीक है। तो L बाय आर अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ LI स्क्वायर डिवाइड बाय I स्क्वायर आर विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 2000, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, L बाय हो जाएगा हमारे पास में L बाय 2R, क्योंकि यहाँ पे हमारा I स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और L और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय विच विल बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 2000। तो यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1000 बाय 1000 विल बी इक्वल्स टू 1। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस ऑप्शन C1, ठीक है। बहुत बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर दिया गया, तो आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन सर्किट बाय अप्लाइंग द थेवेनिन्स थ्योरम, V अगर हमारा 100 वोल्ट है, R इज इक्वल टू 50 ओम्स है और RL है हमारा 100 ओम्स, तो लोड करंट क्या रहेगा, सिंपल रहेगा इस IL विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH डिवाइड बाय RTH जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है प्लस हमारा RL रहेगा। तो VTH हमारे पास में 100 वोल्ट है, RTH हमारे पास 50 है एंड RL हमारे पास में 100, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 150 विल बी इक्वल टू 2/3, 2/3 का मतलब होता है 0.667। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में, जो वेरिएबल रहते हैं S इन द लैपलास ट्रांसफॉर्म H ऑफ S, ये हमारे रहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। जो वेरिएबल रहते हैं S इन अ लैपलास ट्रांसफॉर्म H ऑफ S, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इन अ सीरीज RLC सर्किट सेटिंग R विल इज इक्वल टू 0 विल प्रोवाइड, ठीक है। अगर एक सीरीज RLC सर्किट है जिसमें अगर हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो गया, तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स रहेगा। अंडर डैम्प्ड नहीं, केस अनडैम्प्ड की बात करो मैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमने क्वेश्चन कवर कराया था गाइस, डाइवर्सिटी फैक्टर मतलब क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम। ये हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड रहेगी सिस्टम की, ठीक है, वो हमारी एक लिमिटेड रहेगी एज कम्पेयर टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इंटरकनेक्टेड सिस्टम की, तो अब और हमारे पास में सिस्टम की जो मैक्सिमम डिमांड है इंडिविजुअल हमारी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर है, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर रहता है हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव ऑन करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज, विच इज द फॉलोइंग प्लांट इज जनरली यूज्ड एज अ पीक लोड। तो पीक लोड के लिए हमारा प्लांट कौन सा यूज होता है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा एज अ पीक लोड करके प्लांट यूज हो सकता है, और रीजन भी मुझे प्रोवाइड करना होगा आपको, ठीक है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है हमारे पास में, जो इल्यूमिनेशन रहेगा 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, इसको हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लक्स। अगेन वेरी वेरी सिंपल, इल्यूमिनेशन के सेशन से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, 1 लक्स मतलब होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैम्प कैनॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ठीक है, एलिमिनेशन में सेम क्वेश्चन मैंने कराया था कि इनकैंडेशन लैम्प जो रहता है, हालांकि इसका जो पावर फैक्टर है नियर टू यूनिट रहता है। ठीक है, ये क्योंकि एक प्योरली रेजिस्टिव मटेरियल से बना रहता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का सस्टेनेबिलिटी रहता है, फिर हम लोग कहेंगे वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सस्टेन नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो हमारा रहता है इनकैंडेशन लैम्प। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं CRI, काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर लैम्प्स। कलर रेंडरिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो आप ट्रू टू लाइफ, अगर मान लो एक सूरज की धूप में आप एक इमेज देख रहे हो, एक कलरफुल एक पोर्ट्रेट देख रहे हो, एक इमेज देख रहे हो। ठीक है, वही सेम अगर आपने कोई दूसरे लैम्प पे देख रहे हो तो जो कलर का वेरिएशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कलर रेंडरिंग। ठीक है, तो जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है वो इनकैंडेशन लैम्प का सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन है हमारे पास में, जो डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस में कौन सा पावर फैक्टर रहता है इनमें से। तो डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस में हमारा लो और लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट आर्क फर्नेसेस की बात करें तो उसका जो पावर फैक्टर है 0.8 से लेकर 0.9 के बीच में वेरी करता है। एंड अगर डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस की बात करें तो अराउंड 6 से लेकर 0.7 या 0.7 या फिर 7.2 तक ये वेरी करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मोटर है ट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया DC सीरीज मोटर का जो स्पीड वर्सेस टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो जो लो स्पीड पे हमें हाई टॉर्क मिलता है और हाई स्पीड पे हमें लो टॉर्क मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग हमारा स्पीड वर्सेस टॉर्क की बात करें तो इस तरीके से हमारा ग्राफ अपने देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था अगेन गाइस, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, विच फॉल्ट कैरीज अ मैक्सिमम करंट, इनमें से कौन सा फॉल्ट में मैक्सिमम करंट रहेंगे। हालांकि LG फॉल्ट रहता है जनरली। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में L रहेगा, तो बट ऑब्वियस है लाइन टू लाइन ग्राउंड में मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरी करेगा वो। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन अ 70/60 ACSR कंडक्टर देयर आर, अगेन सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज हमने कोर्स के अंदर कवर कराया था। 70/6 ACSR कंडक्टर, ACSR का फुल फॉर्म कहता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्सिंग। ठीक है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड ACSR कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन है तो ASD, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, A मतलब होता है एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, S मतलब होता है स्टील स्ट्रैंड, एंड D मतलब होता है उसका डायमीटर। ठीक है, तो जो उसमें एल्यूमिनियम स्टैंड है ये पहले 70 हो जाएगी। ठीक है, 70 इसके अंदर एल्यूमिनियम स्टैंड रहेगा, 6 जो रहेगी हमारे पास में स्टील कंडक्टर्स रहेंगे। डायमीटर तो गिवन नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कितने पिंस रहते हैं गाइस। 40 पिंस रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर का सेम क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्वेश्चन कवर कराया था गाइस। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द साइकिल रिक्वायर्ड टू फेच एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। फेच और एग्जीक्यूट करने की साइकिल को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, अगर हम लोग 8085 माइक्रोप्रोसेसर की बात करते हैं, जो टाइम लगता है टू फेच एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, उसको कंप्लीट टाइम को या फिर कंप्लीट साइकिल को हम लोग कहते हैं वन इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द एड्रेस बस ऑफ एनी माइक्रोप्रोसेसर इज ऑलवेज। ठीक है, जो एड्रेस बस रहेगी कोई भी माइक्रोप्रोसेसर की एक यूनिडायरेक्शनल ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोप्रोसेसर की एड्रेस है उसकी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन रहते हैं सिस्टम के, और कोई भी आउटसाइड डिवाइसेस है उस माइक्रोप्रोसेसर में राइट नहीं कर सकते। तो इसी का कारण हमारा एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास में वर्ड साइज कितना है 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है इस। ठीक है, सिंपल है। बताइएगा 8086 ये कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडियल टैरिफ जो रहता है कोई भी एक जनरलाइज टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, तो आइडियल टैरिफ फॉर एनी टाइप ऑफ कंज्यूमर इट इज़ अ 3 पार्ट टैरिफ। ठीक है, 3 पार्ट टैरिफ को ही हम लोग डोहर्टी रेट टैरिफ करते हैं। ठीक है, इसका अनदर नाम क्या है, TOHERTY। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 1 के पूछा गया था। विच इज द फॉलोइंग टैरिफ इज नोन एज अ डोहर्टी रेट टैरिफ। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं 3 पार्ट टैरिफ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे इकोनॉमिकल पावर फैक्टर क्या है कंज्यूमर के लिए, तो वो एक यूनिट तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ऑब्वियस बात है हमारे पास में लीडिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर कंजम्पशन करने वाले लोड्स है, जिससे कि इंडक्शन मशीन्स हो गया, मशीन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कॉइल्स या फिर हम लोग कहेंगे इंडक्टेंस का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है, उसके कारण हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर तो अचीव नहीं कर पाते, लेकिन 0.95 ये हमारा पावर फैक्टर काफ़ी डिजायरेबल है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल पावर फैक्टर है एक कंज्यूमर के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रहा है हमारे पास, जो सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर रहता है ये वोल्टेज द सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर अ वोल्टेज बियॉन्ड, तो ये 33 kV के अबव हम लोग सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपको मैं टास्क पूछूंगा कि जो पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर है कितने वोल्टेज के बाद हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो स्किन इफेक्ट रहता है गाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए वो कितना रहता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड कंडक्टर। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, जब भी हमारा एसी करंट फ्लो होता है, ठीक है, वो टेंड करता है, वो हमारा चाहता है कि वो उसके आउटर जो है सरफेस के फ्लो करे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग द कोर। तो ये क्या रहता है, ये कोर जो है अनयूटिलाइज रहता है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करें तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो सरफेस है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जैसे इस स्टैंडर्ड कंडक्टर का सरफेस हुआ, यहाँ का हुआ, यहाँ का हुआ, तो जिसके कारण क्या होता है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट का जो फिनोमेना है हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्किन इफेक्ट जो है जनरली फ्रीक्वेंसी हो गया, डायमीटर है, जिसका मटेरियल का टाइप है, या फिर अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसका जो शेप है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ कोरोना ड्यूरिंग, जो कोरोना रहता है ह्यूमिड वेदर की कंडीशन में पॉसिबिलिटी जो है हमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का इफेक्ट जो है कोरोना ऑकरेंस के ऊपर हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो है कम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोरोना जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा हमारे लो वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल। ठीक है, तो हमारे रिंग मेन सिस्टम जो है काफ़ी रिलायबल रहती है। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज अफेक्ट होता है, ठीक है, वो भी हमारा इसमें काफ़ी कंसिडरेबल फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ट्री, रेडियल, रिंगमैन इन तीनों ऑप्शन को कंपेयर करें तो रिंगमैन जो है हमारा काफ़ी रिलायबल सिस्टम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ओके, और ये प्रीफर किए जाते हैं ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस, जैसे कि इसके अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो रहते हैं कंज्यूमर टर्मिनल पे कम रहते हैं। ठीक है, और ये सिस्टम काफ़ी रिलायबल है, जहाँ पे हमारे पास में इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है फीड किए जाते हैं विद 2 फीडर्स। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज बाय, तो जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है हमारे इंसुलेटर की वो इंक्रीज की जा सकती है बाय करेक्टली ग्रेडिंग द इंसुलेटर ऑफ द वेरियस कैपेसिटेंसेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। आप देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास अदर भी फैक्टर्स है, जैसे कि अगर हम लोग लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज़ करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, गार्ड रिंग, ठीक है, या फिर गार्डिंग रिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, जो लाइटिंग अरेस्टर है हमारा वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है, तो इट इज़ लोकेटेड नियर टू द ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। क्या काम रहता है लाइटिंग अरेस्टर का, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थिंग ये किसके लिए नेसेसरी रहती है। अर्थिंग इज मेजरली यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबस्टेशन के अंदर इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो शंट कैपेसिटर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सीटी या फिर पीटी जिसको हम लोग कहते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं सीटी। ठीक है, शंट कैपेसिटर का भी इस्तेमाल होता है, एक्साइटर का उसके अंदर कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। कहाँ पे, सबस्टेशन के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज द डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग डिजिटल सर्किट्स आर, तो जो डिवाइस हमारे डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। डिजिटल सर्किट्स के अंदर हमारा 0 और 1 का काम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज है सेट ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स प्रोड्यूस करने के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास ऑन या फिर ऑफ होते हैं, ठीक है, 2 स्टेट्स में। ठीक है, जिससे हम लोग हाई या फिर लो, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान के ये रहता है हमारा लो और ये रहता है हमारा हाई, तो ये सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ही इस्तेमाल हो सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब क्या वो मैकेनिकल स्विचेस से नहीं हो सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, क्लियर है, इसलिए हमारा सेमीकंडक्टर स्विचेस ये करेक्ट आंसर हो जाता है। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया हमारा पास एक बाइनरी नंबर है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल है गाइस। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे एलएसबी से शुरुआत करेंगे। 1 × 2⁻⁴ हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हम लिख लेते पहले 10101। ठीक है, 1 × 2⁻0 प्लस यहाँ पे इंटू, अगर हम लोग 2⁻1 करेंगे तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं। ठीक है, 1 × 2⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस
यहाँ पे 2⁻³ 0 हो जाएगा अगेन, एंड देन 1 × 2⁻⁴ हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। इसके एडिशन अगर हम लोग करते तो हमारे पास वैल्यू निकल के आता है 21। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल बाइनरी एंड डेसिमल का कन्वर्जन था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर। अगेन आपको बाइनरी टू डेसिमल रिवर्स पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा आंसर होगा इसका। अब देखिए किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हमने इसका सेशन ऑलरेडी कैपिट्यूड्स के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, नंबर कन्वर्जन का, जहाँ पे आपको बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा में एनी टू एनी बेस टू एनी बेस आपको कन्वर्जन यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। 52 को कन्वर्ट करना है तो हम लोग 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 26 2 क्या हो जाता है हमारे पास में 52, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है हमारा 0। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, क्लियर है। उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 12, राइट। यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 1, क्योंकि 1 यहाँ पे रिमाइंडर है। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 2 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 0, क्लियर है। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, ओके। रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। अब देखिए इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे लगाना रहता है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते 1 1 0 1 0 0, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए 1 1 0 1 0 0 टू द बेस 2, ये हो जाएगा हमारे पास इनटू द बाइनरी कन्वर्जन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैंड गेट कैन बी इमेजिन एज, ठीक है। नैंड गेट रहो या फिर एंड गेट रहो, ठीक है। नैंड गेट का हम लोग किस तरीके से थे, एक एंड गेट जहाँ पे हम लोग नॉट गेट लगाते हैं, ठीक है। सिंपल है, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट अगर हम लोग कहेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में नैंड गेट, ओके। तो अगर नैंड गेट को हम लोग रियलाइज करना चाहते हैं तो हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। पीएलसी के सेशन में मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इस और गेट और एंड गेट का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है करके। तो और गेट की अगर हम लोग बात करें तो 2 स्विचेस एंटी पैरेलल में रहते हैं। अगर नैंड गेट की या फिर एंड गेट की बात करें तो 2 जो स्विचेस है, ठीक है, वो हमारे सीरीज में रहते हैं इस तरीके से। मतलब कि क्या, जब दोनों स्विचेस ऑन रहेंगे तभी जाके हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसी का मतलब क्या है, अगर हमारे दोनों 1 1 है तो ही जगह हमारा आउटपुट 1 मिलता है एंड के केस में, ठीक है। एंड सेम रिवर्स केस हो जाता है हमारे नैंड गेट में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगेन लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछा गया था, सेम कराया क्वेश्चन है गाइस। जो गेट इज इनेबल्ड व्हेन इट्स इनपुट वोल्टेज इनपुट इज एट लॉजिक 0, द गेट इज डैश, ठीक है। ये हमारा गेट इनेबल हो जाता है जब उसके इनपुट जब इनेबल इनपुट जो हमारा लॉजिक 0 पर रहता है, मतलब जब 0 इनपुट रहेगा तब हमारा आउटपुट 1 रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है हमारी नॉर कंडीशन में, क्योंकि आप देख सकते हो 0 0 के कंडीशन में हमारा आउटपुट 1 आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर कंडीशंस, क्लियर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये इसका सिंबल होता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड इन लैचेस। तो लैचेस के अंदर इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। So the next question is the transfer function is defined only for, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है ये हमारा डिफाइन किया जाता है ओनली फॉर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा कंट्रोल सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज डैश, ठीक है। ऐसे इनमें से कौन से एलिमेंट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, तो वो रहती है स्प्रिंग गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनालॉजी के अंदर ये स्प्रिंग भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होता है तो स्प्रिंग में हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लॉक डायग्राम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम जो है कंट्रोल सिस्टम में वो हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, आपको एज अ टास्क दे रहा हूँ मैं। 3 ब्लॉक्स है जिसका गेन है 6 8 और 10, ठीक है। एक ब्लॉक का गेन है 6, एक का गेन है 8 और एक का गेन है 10। तो हमारा आउटपुट जो, और ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमारा आउटपुट कितना रहेगा, टोटल गेन कितना रहेगा अरेंजमेंट का, ये हमें पूछा गया, ठीक है। करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। Then the next question is the Laplace transform of a impulse function is dash, ठीक है। सेम क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको पढ़ाया था। जो Laplace transform है impulse function का वो होता है हमारा 1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है आपको रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उसको इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर कराते हैं उसको अच्छी तरीके से देखना रहेगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा गाइस। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको क्लिक करके वॉच कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्टेड रहेगा सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। कोई भी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं भी मेरे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।